अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद इकबाल है। मैं जुनैद एग्री फार्म्स का ओनर हूँ। मेरा फार्म तहसील हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में है। आज हम ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको फ्लैट सोइंग और जो बेड पे और रिजेस पे धान की काश्त है उसका डिफरेंस बताया जाए और उसके एडवांटेजेस बताए जाएँ। सबसे पहले मैं इस राइस क्रॉप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊँगा आपको। राइस क्रॉप जो है एशिया की लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। ये 50% ऑफ द वाटर कंज्यूम करती है आउट ऑफ द टोटल पोर्शन। मतलब कि अगर 100% पानी एक फ़सलों के लिए मौजूद है तो 50% जो हिस्सा है वो धान की फसल के लिए मखसूस है। और देखा जाए तो 25 to 30% हमारे एरिया पे पाकिस्तान में धान की काश्त है। लेकिन गुज़श्ता सालों में जैसे आप देखें कि मकई, कपास और बाकी फ़सलों को मतलब इतना अच्छा उनकी यील्ड नहीं आ रही, तो फार्मर्स का ट्रेंड चावलों की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर गया है। और इस साल तकरीबन 35 to 40% एरिया पे धान की काश्त हुई है। पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन 70% एरिया पे धान की काश्त हो रही है और पंजाब 70% ऑफ द नेशनल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम देखा जाए फिर भी हमारी यील्ड यूएसए, चाइना और इंडिया से बहुत ज़्यादा कम है। अगर देखा जाए तो हम बासमती सीड्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं जो हम इंडिया से हमारी तरफ आए हैं, किसान बासमती, सुपर बासमती, लेकिन उनकी यील्ड्स हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। अगर हाइब्रिड्स की बात किए जाए तो चाइना में भी वही हाइब्रिड्स लग रहे हैं जो पाकिस्तान में लग रहे हैं, लेकिन औसत का तकरीबन 50 to 70 मंथ्स का फ़र्क है। अब बात की जाए पंजाब के लोकल फार्मर्स की साइकी की, तो सबसे पहले जो हमारा किसान का कॉन्सेप्ट है वो ज़मीन की तैयारी से लेके धान की फसल की मुंतकली तक तकरीबन 10 से 15 दिन तक पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग के बाद पानी इसलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर वीड्स ना जर्मिनेट कर सकें, जिस चीज़ के लिए हम अपने वसाइल का, अपने वाटर कैनाल्स का, ट्यूबवेल्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखा जाए तो जिस तरह नॉर्मल ज़मीन में हम कद्दू का तरीका करते हैं, उसमें अगर हम अपनी इनपुट्स देखें तो स्टार्ट से लेके एंड तक हमारी कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें ट्रैक्टर की कॉस्ट है, उसके बाद इसकी वाटर रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं, तो जो एक नुकसानदेह चीज़ है। पानी की बात की जाए, बिला दरेक जब हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह चलते हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। उसके बाद उसका मसला ये है कि हमें हर 3 से 4 साल बाद हमें नया बोर करवाना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात है। तो अगर बात की जाए अभी रिजेस के ऊपर या बेड्स की प्लांटेशन के ऊपर, ये हमने लगाया था तकरीबन इस प्लॉट की जो साइज़ है तकरीबन 7 एकर्स है। और पहले हमने ट्राई किया था 2.5 एकर्स पे बेड प्लांटेशन। ये डॉक्टर दिलेर सिंह साहब इंडिया से हैं, उनका ये मेथड है, उनको हमने फॉलो किया है, उनकी वीडियोस देखी हैं, उनके इंडिया के फार्मर्स के रिव्यूज़ पढ़े हैं। फिर पाकिस्तान में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके साथ हम इन कांटेक्ट हैं, उनसे रिव्यूज़ लिए, तो सबका ये मशवरा था कि आप बेड प्लांटेशन ज़रूर ट्राई करें। ये तकरीबन 35 डेज़ प्लस की नर्सरी थी जो हमने शिफ्ट की है। और जब इसकी ग्रोथ देखी है तो हमने यही फ़ैसला किया है कि हम पूरी जो हमारा प्लॉट है हम बेड प्लांटेशन पे करेंगे। इसके एडवांटेजेस जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 20 to 25 डेज़ की नर्सरी इसके अंदर शिफ्ट करते हैं तो इसको कोई टाइम नहीं लगता टू स्टेबलाइज इट्स ग्रोथ। वो बिल्कुल जैसे ही आप शिफ्टिंग करते जाएंगे वो अपनी ग्रोथ को स्टेबलाइज़ कर लेगी और अपनी टिलरिंग के अमल को शुरू कर लेगी। हालांकि फ्लैट ज़मीन में देखें तो तकरीबन 7 से 8 दिन का प्रोसेस है, जबकि वो मतलब अपने जो ट्रांसप्लांटिंग स्ट्रेस है उससे निकलने में। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि मतलब इसके कोई टाइम नहीं लगता, आप इसके जैसे ही इससे शिफ्टिंग करते हैं तो इसकी ग्रोथ जो है ना स्टेबलाइज़ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि वीड्स का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप देखें कि आपके बेड्स के ऊपर वीड्स जर्मिनेट कर रहे हैं तो आप इसके अंदर प्री इमर्जेंस या पोस्ट इमर्जेंस वीडीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। हमने इसके अंदर प्री इमर्जेंस स्प्रे नहीं किया था, हमने पोस्ट इमर्जेंस स्प्रे किया था जो विंस्टा के नाम से, जिसके अंदर बेंजोसल्फिरान मिथाइल और बायोस्पेरिपैक सोडियम शामिल था। उसका स्प्रे किया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लॉट इस टाइम में बिल्कुल वीड्स फ्री है। जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है इसमें यह है कि हम इसमें यूरिया की बहुत ज़्यादा कम मिकदार देते हैं एंड वी कंसनट्रेट मोर ऑन द फोलियर स्प्रेज, कि फोलियर के स्प्रे हम ज़्यादा करते हैं इसके अंदर, जिसमें पोटाश हो गया या हम इसके कोई भी और अमाइनो एसिड्स का स्प्रे कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ टिलर्स की अगर बात करें तो इसके नंबर ऑफ़ टिलर्स एज़ कम्पेयर टू फ्लैट्स सोइंग बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं क्रॉप को भी तकरीबन 16 से 17 दिन हुए हैं और पर एवरेज टिलर्स 7 से 8 ऑलरेडी बन चुके हैं, कहीं के 10, 12, 15 तक भी गए हैं। तो इसका सबसे एडवांटेज ये है कि टिलर्स की तादाद जो ए और बी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी टिलर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, जो हमारी हार्वेस्ट तक जो पेनिकल्स हैं वो ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे और हमें यील्ड में इजाफा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसे एक्सेस ऑफ सनलाइट एंड एयर पासिंग जो बताई थी हमारे फार्मर ने, रिजवान साहब ने,
कि वो बहुत एक अच्छा तरीका है जिसके अंदर से हमारी सनलाइट और एयर पासिंग अच्छे तरीके से हो सकती है, जिसके वजह से इसकी ग्रोथ और बाकी जो इसकी मतलब डिजीज़ वगैरह हैं उससे बहुत ज़्यादा हमें मतलब एक सेफ़ गार्ड मिल जाता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पंजाब के फार्मर्स की एक साइकी बनी हुई है कि राइस क्रॉप को एक स्टैंडिंग वाटर चाहिए, इसके अंदर पानी खड़ा रहना चाहिए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुतफिक नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये क्रॉप वाटर स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, इसे मॉइस्चर अगर दिया जाए तो ये बेहतर परफॉर्म करेगी। दूसरा अगर हम देखें कि पॉइंट जो है मेन इसका कि पानी से हम बिल्कुल कम मिकदार में लगेगा, 30 to 40% इसकी पानी की सेविंग है। ठीक हो गया। और आप इसके एक्सपेंसेस को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये हाफ़ से भी ज़्यादा सेविंग है वाटर की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें लॉजिंग बहुत कम होती है। आप देखें कि रिजेस के ऊपर बिल्कुल इसकी लगी हुई है। कोई भी चीज़ अगर आप फ्लैट्स ज़मीन पे सोइंग करें या रिजेस पे करें तो रिजेस के अंदर लॉजिंग ऑब्वियसली हर क्रॉप में बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट सोइंग। और नेक्स्ट बात यह है कि इसके अंदर फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चैनल्स बने हुए हैं, फ्यूरोस जो बनी हुई हैं। रोज़ के अंदर इंसान बिल्कुल आसानी से किसी टाइम पे भी एट एनी स्टेज ऑफ द क्रॉप स्प्रे कर सकता है, या उसने अगर फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है तो इजीली वो फ्लड कर सकता है। फ्लैट ज़मीन के अंदर जैसे ही क्रॉप 30-35 डेज़ क्रॉस करती है तो अंदर इंसान पास नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना हो तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से लॉजिंग भी हो जाती है। और आगे अगर देखा जाए तो बहुत एक टेक्निकल चीज़ है कि हमारी सॉइल की कंपैक्शन बहुत कम है। आम ज़मीन में अगर हम ट्रैक्टर से उसकी कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं तो ट्रैक्टर का वज़न और उसको कद्दू करने के तरीके से हम उसके अंदर एक हार्ड लेयर बना देते हैं, हार्ड पैन जिसे बोलते हैं, जिसको बाद में ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूट डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसके अंदर सिर्फ यही है कि आपका जो कंपैक्शन है वो सिर्फ आपकी रोज़ के अंदर बनता है, जहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर के टायर्स चलते हैं। बाकी आपका जो रिज है, आपका बेड है, वो बिल्कुल उसकी जो सॉफ्ट है, रूट डेवलपमेंट अच्छी होती है। और ऑब्वियसली अगर टिलरिंग और रूट डेवलपमेंट अच्छी होती है तो यील्ड ज़्यादा आएगी। और एंड पे सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसकी मैनुअल कटाई या करा लेते हैं या मशीन से इसकी कटाई करा लेते हैं तो इसके अगर बेड्स बने हों उनको अच्छी तरह हम रीशेप करके नेक्स्ट क्रॉप भी उसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ज़ीरो टिलर मशीन्स है हमारी वीट क्रॉप की या कोई भी, और उससे हम ज़ीरो टिलिंग से हम इसका वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी हम इसे रीशेप कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको रिज़ल्ट शेयर करेंगे। और मैं इस मेथड से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मैंने हाइब्रिड वगैरह भी काश्त किया और अगले साल मैं इंशाल्लाह हाइब्रिड और अपने टोटल किसान बासमती के टोटल फील्ड्स जितने भी 3-4 ब्लॉक्स हैं उनको बेड प्लांटेशन से ही काश्त करूँगा। और मैं बाकी फार्मर से भी अपील करूँगा कि वो भी इस मेथड की तरफ आएँ, क्योंकि इसमें बहुत कम इनपुट्स हैं और इसके आउटपुट और यील्ड ज़्यादा है। हमें ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए और फार्मर्स को अपनी खुशहाली के लिए भी नए इनोवेशंस और नए मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा।